नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह हमारा एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है। तो एनपीसीआईएल का ये 11/6/2019 का पेपर है। 11/6/2019 का पेपर है ये, जो कि टर्नर और मशीनिस्ट दोनों का ये कंबाइन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईटीआई टर्नर और मशीनिस्ट। यहाँ पे ये जो मिलता है समय, आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करना रहता है और एक एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का रहता है। और एक क्वेश्चन सही होने के लिए आपका 3 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरा निर्देश दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि एनपीसीआईएल में जो पेपर होता है टेक्निकल का, उसमें आता कैसे है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनपीसीआईएल में ज़्यादातर जो टेक्निकल का क्वेश्चन रहता है ये हमेशा रिपीट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग। टर्निंग के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है। ऑप्शन है वर्कपीस हार्डर देन कटिंग टूल हार्डर देन वर्कपीस, बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी बात रहता है ये रहता है कि जो आपका कटिंग टूल होता है वह वर्कपीस से कठोर होना चाहिए, तभी आपका टर्निंग ऑपरेशन होगा। तो कटिंग टूल आपका वर्कपीस से कठोर होना चाहिए, यानी कटिंग टूल जो है वह आपका कठोर होना चाहिए और जो वर्कपीस है वह थोड़ा उससे कम कठोर होना चाहिए। मतलब उतना कठोर नहीं होना चाहिए जितना कटिंग टूल कठोर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जब इज टर्म्ड एज। वर्कपीस की धुरी के समानांतर में टूल के संचरण को क्या कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल फीड, क्रॉस फीड, बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, वर्कपीस की धुरी के समानांतर में टूल जो चलता है उससे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड, जिससे कि हम लोग अनुदैर्ध्य फीड कहते हैं। तो वर्कपीस की धुरी के समानांतर जो टूल चलता है उसे हम लोग अनुदैर्ध्य फीड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक टेपर वर्कपीस का प्रमुख व्यास कैपिटल डी इक्वल टू 80 mm दिया है, लघु व्यास आपका स्मॉल डी इक्वल टू 70 mm दिया है और शंकुता टेपर जो है ये 1/20 दिया गया है। और तो कह रहे हैं यहाँ पर कि टेपर की लंबाई आपको mm में बताना है। तो आप इसको लंबाई आपको बताना है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका 100 आएगा, जिससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। निम्न में से कौन सा वर्कपीस को सहारा देने का उपकरण नहीं है। ऑप्शन है फेस प्लेट, फिक्सचर, स्पिंडल, चक। तो देखिए, वर्कपीस को जो सहारा देने वाला उपकरण नहीं है वह रहता है स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, वर्कपीस को सहारा नहीं देता है, जबकि फेस प्लेट, फिक्सचर और चक ये सब वर्क को सहारा देने का उपकरण है। तो 4 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। ये जो भी आंसर की हम आपको बता रहे हैं ये एनसीएल द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल आंसर की है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द होल मशीन। निम्न में से कौन सा पूरी मशीन के लिए नींव प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये लेथ मशीन की बात कर रहा है। ऑप्शन है टेल स्टॉक, कैरेज, हेड स्टॉक, बेड। तो देखिए, जो लेथ मशीन रहता है उसमें जो बेस प्रदान करता है वह बेड रहता है। तो बेड क्या करता है, पूरे मशीन के लिए आधार या नींव प्रदान करता है। तो बेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी। छठा क्वेश्चन है, ए गियर हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट्स पिच डायामीटर इज। एक गियर व्हील के दांते 36 हैं और 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसके पिच का व्यास कितना होगा। तो इसके पिच का जो व्यास होगा वह होगा आपका सी 108 mm होगा। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिच व्यास इक्वल टू होता है दांतों की संख्या इंटू मॉड्यूल। तो दांतों की संख्या इंटू मॉड्यूल होता है ये पी इक्वल टू टी एम। तो पिच इक्वल टू पिच व्यास हो गया, ये पिच व्यास डी मान लें अगर, तो यहाँ पे दांतों की संख्या टी और फिर यहाँ पे मॉड्यूल एम। तो यहाँ पर इनका 36 और 3 का गुणा हो जाएगा, 108 आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, ए होल
इज बीइंग ड्रिल विथ 5 mm ड्रिल एट ए फीड ऑफ 0.1 mm पर रिवोल्यूशन एंड स्पीड इज 200 rpm. कैलकुलेट द मेटल रिमूवल रेट इन mm³ पर मिनट. 0.1 mm पर रिवोल्यूशन के फीड पर 5 mm ड्रिल द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया जा रहा है. उसकी गति 200 rpm है, तो धातु हटाने की दर mm³ पर मिनट में गणना करना है. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 392.8. यहाँ पर इसको सॉल्व कराना संभव नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर बहुत ही बड़ा बड़ा लिखाता है मोबाइल की स्क्रीन पर. तो आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. 8वां क्वेश्चन है, टू कट ए राइट हैंड थ्रेड द स्पिंडल एंड लेड स्क्रू रोटेट्स इन. राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू किसके बीच में घूमता है? अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, कैन बी रोटेड इन एनी डायरेक्शन, डिपेंड. लीड स्क्रू रोटेट बट स्पिंडल हैज नॉट रोटेट. तो देखिए राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू जो घूमता है यह क्या है कि सेम डायरेक्शन में घूमता है, तो एक ही दिशा में घूमता है स्पिंडल और लीड स्क्रू. और 9वां क्वेश्चन है कि 1 इंच इक्वल टू कितना mm. तो आपको पता होगा कि 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर को mm में बदलना है तो ये कितना आ जाएगा 25.4 mm. तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है, तो 9 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.4 mm. 10वां क्वेश्चन है अब, वाइल मशीनिंग कास्ट आयरन व्हाट शुड बी द कूलेंट. कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए शीतलक क्या होना चाहिए? एयर, केरोसिन, मशीन ऑयल, कोल्ड वाटर. देखिए अगर आप कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग ड्राई एयर का यूज कर सकते हैं. तो ड्राई एयर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट एयर ऑप्शन में है, तो आपका एयर ही सही हो जाएगा. 11 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सियल एडवांसमेंट इन वन डायरेक्शन ऑफ ए सिंगल स्टार्ट स्क्रू इज नोन एज ऑफ द थ्रेड. सिंगल स्टार्ट स्क्रू के एक रोटेशन में अच्छी उन्नति को थ्रेड के किस रूप में जाना जाता है? हेलिक्स, डेप्थ ऑफ कट, पिच डायमीटर, पिच. तो सिंगल स्टार्ट स्क्रू के एक रोटेशन में अच्छी उन्नति को थ्रेड के हम लोग पिच के रूप में मानते हैं, तो यहाँ पर पिच करेक्ट आंसर हो जाएगा. 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील में कितने प्रतिशत क्रोमियम होता है? तो हाई स्पीड स्टील जो होता है इसमें जो क्रोमियम रहता है यह 4% तक रहता है. तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हाउ मच परसेंटेज क्रोमियम इन स्टील हाई स्पीड स्टील. तो इसमें 4% करेक्ट आंसर हो जाएगा. हाई स्पीड स्टील में 4% क्रोमियम रहता है और यह जंगरोधी बनाता है उसे. 13 नंबर क्वेश्चन है, एक छिद्र जिसका निचला विचलन शून्य है उसे बेसिक छिद्र कहा जाता है. निम्न में से कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को दर्शाता है? तो देखिए जो बेसिक छिद्र को दर्शाता है वह आपका एच है. तो यहाँ पर 13 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा एच. 14 नंबर क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील वर्क कैन बी मशीन्ड विथ व्हिच रैक एंगल. माइल्ड स्टील का काम कितने डिग्री के रैक एंगल पर किया जाता है? तो निगेटिव, पॉजिटिव, एनी एंगल, नन ऑफ दीज. तो माइल्ड स्टील का अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उसका जो रैक एंगल रखा जाता है वह रहता है पॉजिटिव रैक एंगल. तो पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं हम लोग माइल्ड स्टील के लिए. अब है 15 नंबर का क्वेश्चन, यदि शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक की लंबाई 10 mm है और कटिंग स्ट्रोक के लिए 5 सेकंड समय लगता है तो काटने की गति का मान mm पर सेकंड में ज्ञात कीजिए. तो यहाँ पर इसका 2 करेक्ट आंसर आएगा, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय. निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास. तो मिश्र धातु जो नहीं है वह आपका कॉपर है. तो कॉपर आपका मिश्र धातु नहीं होता, यह आपका धातु होता है. तो धातु होता है यानी कि ये मेटल होता है कॉपर. बाकी स्टील, ब्रॉन्ज और इसके बाद पीतल ये सब मिश्र धातु होते हैं. आपको पता होगा जो स्टील रहता है इसमें आयरन और क्रोमियम, निकेल ये सब मिलाकर बनाया जाता है स्टील. और ब्रास रहता है यह तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है. कांसा, कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है.
अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस काइड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। कटिंग टूल के चलने के कारण वर्क की सतह पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहा जाता है? वेवनेस, रफनेस, टेक्सचर, ले। तो कटिंग टूल के चलने के कारण वर्क की सतह पर बनने वाला जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम लोग टेक्सचर बोलते हैं, तो यानी कि बनावट बोलते हैं। तो 17 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अब है 18 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए ड्रिल होल। ड्रिल किए हुए एक छिद्र को परिसज्जित और सही आकार देने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? ऑप्शन है रीमिंग, ग्रूविंग, चैम्फरिंग, ग्राइंडिंग। तो देखिए ड्रिल अगर किया हुआ है और उसके छिद्र को अगर आपको फिनिश करना है और उसे साइज में लाना है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीमिंग प्रोसेस। और रीमिंग प्रोसेस जो होता है यह बहुकर्तन प्रोसेस होता है, मतलब बहुकटिंग बहुत कर्तन होता है इसमें, और इसमें बहुत कम मात्रा में पदार्थों का घिसाव होता है, जिससे क्या होता है इससे फिनिशिंग भी अच्छी प्राप्त होती है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि एक इंच बीएसपी थ्रेड में कितने इंच इंगित करता है? तो ये देखिए क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ पाइप, पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड का लघु व्यास, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो बीएसपी थ्रेड में जो 1 इंच होता है यह व्यक्त करता है पाइप का अंकित व्यास को। तो बीएसपी थ्रेड में 1 इंच बताता है पाइप का अंकित व्यास। अब है 20 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें, निम्न में से कौन सी मशीन मुख्य रूप से स्पाट सतहों के निर्माण के लिए अभिप्रेत है? ड्रिलिंग, स्लोटिंग, लेथ और है शेपिंग। तो जो मशीन मुख्य रूप से स्पाट सतहों के निर्माण के लिए होती है वह रहता है शेपिंग रहता है। तो शेपिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल बाय फीडिंग वर्कपीस अगेंस्ट ए रोटेटिंग कटर इज नोन एज। वर्कपीस को आवर्ती कटर के सम्मुख फीड करके धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, टाइपिंग, मिलिंग। तो वर्कपीस को आवर्ती कटर के सम्मुख फीड करके धातु को हटाने की जो प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहता है, उससे हम लोग मिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मिलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ कटिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन mm पर मिनट हुज डायमीटर 14 mm एंड स्पीड n इक्वल टू 50 rpm। एक शाफ्ट जिसका व्यास 14 mm दिया है, गति उसका 50 rpm दिया गया है, तो काटने की गति mm प्रति मिनट में कितना होगा? तो इसका जो मान होगा ये आएगा आपका 2200। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन, द क्वालिटी कंट्रोल allow at the most 0.4% defective parts. How many defective parts can be allowed in production of 500 parts? तो कह रहा है यहाँ पर कि 500 भागों में उत्पादन के कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकती है? तो देखिए अगर उसमें दोषपूर्ण 0.4 है, तो देखिए अगर 500 पीस बना रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कि दोष कितना है 0.4%, तो इसमें 0.4/100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद 5 गुणे 0.4 कितना आ जाएगा, 5 चौक का 20, फिर दशमलव लग जाएगा तो 2.0, यानी कि आपका 2 आपका डिफेक्टिव पार्ट रहेगा। तो 23 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक कटिंग टूल हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 8, 14, 6, 6, 15, 20, 4। व्हाट इज द नोज रेडियस ऑफ द टूल इन mm? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो नोज रेडियस है वह कौन सा है? तो देखिए जो नोज रेडियस रहता है वह सबसे लास्ट वाला होता है जो 7वें नंबर पर होता है। तो यहाँ पर 24 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये क्या होता है, देखिए बैक रैक एंगल ये जो रहता है, बैक रैक एंगल, साइड ट्रैक एंगल, इंटर रिलीफ एंगल,
ऐसे करके सब बारी बारी से रहता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग नॉमेनक्लेचर आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि हमने एक वीडियो स्पेशल बना के रखा है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। टूल नॉमेनक्लेचर बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा। और उसमें ट्रिक भी बताया गया है कि आप कैसे रट सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, D1 and D2 are diameter of workpiece, work before and after machining respectively. The depth of cut T is। D1 और D2 क्रमशः मशीनिंग से पहले और मशीनिंग के बाद वर्कपीस के व्यास हैं। कट की गहराई T क्या होगा? तो देखिए ये जो होगा ये होगा आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2। 26 नंबर कह रहा है यहाँ पर, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसमें क्रोमियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोमियम मिलाने से ही वह स्टेनलेस स्टील बन पाता है, जो कि जंगरोधी होता है स्टेनलेस स्टील। तो उसका जो जंगरोधी गुण आता है वह क्रोमियम के मिलाने से ही आता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाई विच नंबर? वेरी फाइन ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाई नंबर। ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप किस संख्या से सूचित किया जाता है? तो देखिए अगर बहुत बारीक कण जो रहता है उसको हम लोग 220 से 600 की संख्या से सूचित करेंगे। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। अब है 28 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल? आप नरम धातु के लिए ड्रिल को कैसे पहचानेंगे? बाय द चीजल एज एंगल, बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल, बाय द स्मॉल हेलिक्स एंगल, नन ऑफ दीज। तो आप नरम धातु के लिए ड्रिल जो पहचानेंगे वह पहचानेंगे बड़े हेलिक्स एंगल के द्वारा। तो यानी कि बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन, इन ए बोरिंग ऑपरेशन व्हाट विल बी द चेंज इन द डायमीटर ऑफ वर्क फॉर 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल पॉइंट। एक बोरिंग ऑपरेशन में टूल बिंदु के 1.5 mm विस्थापन पर वर्क के व्यास में कितना परिवर्तन होगा? तो ये जो परिवर्तन होगा ये होगा 3 mm का। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है कि एक बोरिंग ऑपरेशन में टूल बिंदु के, अगर टूल यहाँ पर है तो ये क्या करता है, बोरिंग वाला जो टूल रहता है ये क्या करता है कि इसके चारों तरफ छेद करता है। जब इसे आप यहाँ से 1.5 mm विस्थापित कर देंगे तो फिर ये इसके चारों तरफ कर देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छेद कर देगा, तो ये आपका दूरी डबल हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ये हमारा दूरी डबल हो जाता है। तो 1.5 mm था तो ये 1.5 का दूना हो जाएगा 3 mm। 30 नंबर क्वेश्चन है, मशीन यूज टू कट गियर इज कॉल्ड डट 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 मशीन। गियर काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को हम लोग कौन सा मशीन कहते हैं? मिलिंग, शेपर, लेथ, ग्राइंडर। तो देखिए गियर काटने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मशीन वह हमारा रहता है मिलिंग मशीन। तो जो गियर के दांते काटे जाते हैं वह मिलिंग मशीन द्वारा ही काटे जाते हैं, या उसमें और जो जिससे काटते हैं जिस टूल से वह हमारा मिलिंग कटर होता है। तो मिलिंग कटर की सहायता से मिलिंग प्रोसेस द्वारा हम लोग गियर में दांते काटते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द measured value of a certain quality with respect to its true value is known as। एक राशि की मापी हुई मात्रा, तो एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। तो एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन इज मेड ऑफ। लेथ मशीन किसकी बनी होती है? तो आपको भी पता होगा कि जो लेथ मशीन होता है या बनाया जाता है मेटल का। तो 32 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेथ मशीन मेटल से बनी होती है। अलग अलग पार्ट रहता है, अलग अलग चीज़ से बनाया जाता है। तो बट यहाँ पर दिया गया है धातु, तो धातु ही का रहता है। लकड़ी तो आपका रहेगा नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, और डायमंड तो इतना महंगा होता है तो इससे हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो धातु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बाकी उसका जो बेस रहता है लेथ मशीन का वो आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यहाँ पर मिश्र धातु भी रहता है तो भी सही हो जाता है, बट मिश्र धातु दिया नहीं तो धातु है तो धातु सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ए टूल विच इज यूज टू इनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल्ड होल इज नोन एज। एक टूल जो पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? बोरिंग टूल, फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, ऑल ऑफ दीज। तो एक टूल जो पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरिंग टूल के द्वारा पहले से जो छिद्र हुआ रहता है उसको हम लोग साइज को बड़ा कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ टू लिमिट्स इन ए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज। वस्तु के साइज में दो सीमाओं के अंतर को क्या कहते हैं? तो डिजाइन साइज हाई लिमिट, टॉलरेंस लो लिमिट। तो वस्तु के साइज में दो सीमाओं के अंतर को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। 35 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। एक माइल्ड स्टील बार में के मशीनिंग के दौरान किस प्रकार की चिप का उत्पादन होता है? तो देखिए अगर माइल्ड स्टील अगर है तो माइल्ड स्टील की मशीनिंग करते समय जो चिप का निर्माण होता है वह चिप रहता है डिसकंटिन्यूअस चिप रहता है। तो यह चिप क्या होता है? टूट टूट जाता है बीच बीच में, तो यह हमारा डिसकंटिन्यूअस चिप कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, ए टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त टूल को क्या कहा जाता है? ड्रिल, डाई, टैप, रिमर। तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त टूल को हम लोग बोलते हैं डाई। 37 नंबर क्वेश्चन है, द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट द। एक लेथ मशीन का हेड स्टॉक कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए जो हेड स्टॉक होता है यह लेफ्ट साइड में रहता है आपका। तो 37 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हेड स्टॉक आपका लेथ बेड के बाईं ओर रहता है और जो टेल स्टॉक रहता है वह आपका लेथ बेड के बाईं ओर रहता है। तो अगर यहाँ पर टेल स्टॉक की बात करता तो आपका ए आंसर सही हो जाता, बट यहाँ पर हेड स्टॉक की बात की है तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं? तो अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, इनमें से कोई नहीं। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। समकोण 180 डिग्री को बोलते हैं और जो अधिक होता है उससे 90 डिग्री से वो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। सॉरी समकोण, समकोण यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, भूल गया था अचानक। तो समकोण आपका 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ कटिंग टूल। निम्न में से कौन काटने की गति की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो काटने की गति की इकाई का जो प्रतिनिधित्व करता है वह रहता है मीटर पर मिनट। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्कपीस इज हेल्ड इन। तो वर्कपीस को कहाँ पर पकड़ा जाता है? तो आपको पता होगा कि जो वर्कपीस रहता है इससे हम लोग चक में पकड़ते हैं। तो 40 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रिल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल यूज फॉर ऑल पर्पज। तो सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आमतौर पर कौन सा ड्रिल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। तो जो मल्टीपर्पज आपका ड्रिल होता है वह आपका रहता है ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल हम लोग ज़्यादातर कामों में यूज करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, इन ए ड्रिल विच पार्ट हेल्प द कूलेंट टू फ्लो टू द कटिंग एज। एक ड्रिल में कौन सा अंश शीतलक कूलेंट को कर्तनाग्र तक प्रवाह करने में मदद करता है? पॉइंट, टैग, वेब, फ्लूट। तो जो भाग ड्रिल में कूलेंट को कर्तनाग्र तक प्रवाह करने में मदद करता है वह रहता है फ्लूट। 43 नंबर क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ द चीजल इज यूजुअली मेड इन द शेप ऑफ। छेनी का ढांचा आमतौर पर किस आकार में बनाया जाता है? ऑप्शन स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, राउंड। तो जो छेनी का जो ढांचा होता है तो द बॉडी ऑफ द चीजल इज यूजुअली मेड ऑफ राउंड शेप। तो यह राउंड शेप का बनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एक्सेस मेटल विथ द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर।
छेनी और हथौड़े से अतिरिक्त धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटिंग, चिपिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग। तो छेनी और हथौड़े से अतिरिक्त धातु को हटाने की जो प्रक्रिया रहती है उसे हम लोग चिपिंग कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है 1 mm इक्वल टू कितना माइक्रोन? तो 1 mm इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोन के। तो 45 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है। 46 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मटेरियल? निम्न में से कौन सा कठोर सामग्री है? सिरेमिक, बोरान कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, डायमंड। तो जो सबसे कठोर सामग्री होता है वह आपका होता है हीरा होता है। तो हीरा सबसे कठोर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाय विच माइक्रोमीटर? एक छिद्र का व्यास किस माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है? डेप्थ, इनसाइड, आउटसाइड, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो छिद्र का व्यास नापा जाता है वह हम लोग मापते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा। तो छिद्र का व्यास हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं। तो 47 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छिद्र का व्यास हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट 5/10 इंटू द डेसिमल। 5/10 है, इसको डेसिमल में बदलना है तो कितना आ जाएगा? 5/10 है तो ये 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 0.5। 48 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इज द एंगल ऑफ मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड? मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का जो एंगल होता है वह होता है 30 डिग्री। 50 नंबर यहाँ पर कह रहा है इन लेथ मशीन व्हेन द टूल इज फेड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ जब वर्क इट विल प्रोड्यूस डट सरफेस। एक लेथ मशीन में जब टूल को जैब के घूर्णन के समानांतर में फीड किया जाता है तो यह कैसा सतह तैयार करेगा? टेपर्ड यानी कि शंकुआकार, हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। तो जब लेथ मशीन में टूल को जैब के घूर्णन के समानांतर में फीड देते हैं तो जो सरफेस प्राप्त होता है वह सरफेस सिलेंड्रिकल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा NPCIL का टर्नर और मशीनिस्ट का जो पेपर था यह ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग वेल्डर का पेपर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।